नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके जीएस को। इस जीके जीएस में हम लोग इतिहास देख रहे हैं और इतिहास में आज हम लोग नए स्वायत्त का उदय देखेंगे। नए स्वायत्त राज्यों के उदय के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग देख रहे हैं नए स्वायत्त राज्यों के उदय को। नए स्वायत्त राज्यों के उदय में हम लोग देखेंगे कुछ नवीन राज्यों को और उसके संस्थापक को। नवीन राज्यों में हैदराबाद, अवध, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर, रुहेलखंड को देखेंगे और उसके बाद उसके संस्थापक को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हैदराबाद का संस्थापक कौन था। तो हैदराबाद का संस्थापक चिनकलीज खां था, जिसे निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। उसके आगे अवध का संस्थापक सआदत खां था। बंगाल का संस्थापक मुर्शीद कुली खां था। कर्नाटक का संस्थापक सादुतुल्ला खां और भरतपुर का जो संस्थापक था वो चूड़ामन एवं बदन सिंह था। इसके बाद देखते हैं रुहेलखंड। अंत में रुहेलखंड को देखेंगे तो रुहेलखंड का संस्थापक वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां था। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि नवीन राज्य थे और उसके संस्थापक थे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जाने। तो हैदराबाद का संस्थापक चिनकलीज खां या फिर निजामुल मुल्क, अवध का सआदत खां, बंगाल का मुर्शीद कुली खां, कर्नाटक का सादुतुल्ला खां, भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह और रुहेलखंड का वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां यहाँ के संस्थापक थे। इस क्रम में अब हम देखेंगे हैदराबाद को। तो हैदराबाद को देखते हैं। यहाँ पर हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में चिनकलीज खां ने की थी और मोहम्मद शाह के शासनकाल में। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में चिनकलीज खां ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना की थी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद शाह ने चिनकलीज खां को आशफ जहां की उपाधि भी दी थी। आगे इसके देखते हैं तो फर्रुखसियार ने चिनकलीज खां को निजाम उल मुल्क, बहादुर फतह जंग तथा खान खाना की उपाधि से नवाजा था। किसने? तो फर्रुखसियार ने किसको? चिनकलीज खां को निजाम उल मुल्क, बहादुर फतह जंग और खान खाना की उपाधि से नवाजा था। हैदराबाद के बाद अब हम लोग बंगाल को देखेंगे। तो देखते हैं कि बंगाल जो है वो मुगल साम्राज्य का ही एक प्रांत था बंगाल। और जैसे जैसे मुगल शासक कमजोर होते गए वैसे वैसे बंगाल का प्रांत जो है वो स्वतंत्र होता गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया और मुर्शीद कुली खां ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। मुर्शीद कुली खां का समय जो है वो 1713 से लेके 1727 तक माना जाता है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां ने 1713 में क्या किया? बंगाल को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में सामने लेकर के आया। इसके बाद अगर देखा जाए तो फर्रुखसियार की बात करते हैं। फर्रुखसियार से पहले हम लोग एक चीज और देखते हैं कि मुर्शीद कुली खां जो था वो मुगलों की अधीनता को नाम मात्र के लिए बस स्वीकार करता था। केवल नाम मात्र के लिए वो मुगलों की अधीनता को स्वीकार करता था और वार्षिक कर के रूप में एक मोटी रकम भेजा करता था। इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं करता था। कुछ समय के बाद में फर्रुखसियार ने क्या किया कि मुर्शीद कुली खां की जगह पर रशीद खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। जब रशीद खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया तो रशीद खां के नेतृत्व में फर्रुखसियार ने एक सेना को संगठित किया और क्या हुआ? तो मुर्शीद कुली खां से युद्ध हुआ। मुर्शीद कुली खां और रशीद खां में जब युद्ध हुआ तो मुर्शीद कुली खां विजयी हुआ और उसने रशीद खां को उसने क्या कर दिया? मार दिया। रशीद खां की हत्या कर दी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मुर्शीद कुली खां जो है वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में फर्रुखसियार के शासनकाल में स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया। फिर यहाँ पर देखते हैं कि मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को एक संपन्न राज्य बना दिया था। एक संपन्न राज्य बनाया और मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई। क्या किया? मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई। मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना की, उसके बाद उसको अपनी राजधानी बनाई। आगे देखते हैं कि 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और उसके बाद
उसका दामाद गद्दी पर बैठता है जो कि शुजाउद्दीन था। तो शुजाउद्दीन अब गद्दी पर बैठ रहा है। शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। उसके बाद सरफराज खां गद्दी पर बैठता है जो कि 1739 से 1740 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि बंगाल में अब एक नया सूबेदार आया जिसका नाम है अलीवर्दी खां, जिसका शासनकाल 1740 से लेकर 1756 के बीच में माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1740 ईस्वी में युद्ध में सरफराज खां की हत्या कर दी गई, यानी कि अलीवर्दी खां ने एक युद्ध किया और इस युद्ध में सरफराज खां की हत्या कर दी। कब? 1740 ईस्वी में। और स्वयं अलीवर्दी खां बंगाल का नया सूबेदार बन बैठा। नया सूबेदार ऐसे ही नहीं बना जा सकता था वहाँ पे, क्योंकि बंगाल पर मुगलों का शासन था। तो चूंकि मुगलों का शासन बंगाल पे था, इसलिए अलीवर्दी खां ने क्या किया कि मोहम्मद शाह, जो कि उस समय मुगल सम्राट था, मोहम्मद शाह को 2 करोड़ का नजराना वार्षिक देने के साथ उसने क्या किया, बंगाल पर शासन करने की अनुमति ली। यानी कि अलीवर्दी खां ने क्या कहा, मोहम्मद शाह को कहा कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए सालाना दिया करूंगा और आप क्या कीजिए कि मुझे बंगाल पर शासन करने दीजिए। तो इस प्रकार बंगाल पर शासन करने की अनुमति मिल गई। किसको मिली? तो अलीवर्दी खां को अनुमति मिल गई। इसके आगे देखते हैं कि 1742 से 1751 के बीच में, यानी कि अलीवर्दी खां के समय में, मराठों ने बंगाल पर अनेकों बार आक्रमण किया और इससे अलीवर्दी खां क्या हो चुका था, परेशान हो चुका था। तो उसने क्या किया, समझौता किया, मराठों के साथ में एक समझौता किया जिसमें नवाब जो थे, यानी बंगाल के जो नवाब थे, वो मराठों को 12 लाख रुपए चौथ दिया करते। चौथ एक टैक्स का नाम था। तो 12 लाख रुपए चौथ दिया करेंगे, ऐसा कहा गया कि नवाब जो है वो मराठों को 12 लाख रुपए का चौथ दिया करेंगे। और उसके बाद इसके बदले में मराठों ने नवाब को ये आश्वासन दिया कि हम अब दोबारा युद्ध नहीं करेंगे और उसके लिए युद्ध ना करने की रेखा जो है, तो दक्षिणी रेखा स्वर्ण रेखा नदी को बनाया गया। यानी बंगाल का जो दक्षिणी रेखा है वो स्वर्ण रेखा नदी को बनाया गया कि मराठा जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के उत्तरी भाग पर अब नहीं जाएंगे, उससे आगे वो लोग नहीं बढ़ेंगे। इस तरह से वादा किया गया। आगे देखते हैं कि इन सभी चीज को देखते हुए अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर लिया, क्योंकि वो भी मराठा से घबराए हुए थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि कलकत्ता में अपनी सुरक्षा को मजबूत कर लिया। आगे देखते हैं कि अलीवर्दी खां जो था वो इस चीज़ को अच्छे से समझता था कि यूरोपीय कंपनियों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। तो वो यूरोपीय कंपनियों को नियंत्रित करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो उसको इस बात का डर था कि कहीं ये यूरोपीय कंपनी व्यापार करते करते बंगाल के राजनीति में भी हस्तक्षेप ना करने लगे। वो इस चीज़ को भली भांति समझ चुका था और उसके मन में इस चीज़ का डर बसा हुआ था। तो इसलिए वो यूरोपीय कंपनियों को क्या करना चाहता था, नियंत्रित करना चाहता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला का शासनकाल 1756 से 1757 तक 1 वर्ष का शासनकाल रहा है इसका। तो इसमें देखेंगे कि 1756 ईस्वी में जल शोध के कारण अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र जो था वो कौन था, तो वो था सिराजुद्दौला, जिससे गद्दी पर बैठाया गया। क्या हुआ कि 1756 में अलीवर्दी खां की जल शोध के कारण मृत्यु हो जाती है। छोटी पुत्र के पुत्र को अब गद्दी पर बैठाया गया, जो कि कौन था कि सिराजुद्दौला था। अब एक चीज़ देखते हैं कि सिराजुद्दौला, यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में विवाद हो गया। और किस लिए? तो दस्तक के दुरुपयोग के कारण विवाद हुआ। दस्तक एक प्रमाण पत्र था जिसके दुरुपयोग के कारण अंग्रेजों में और सिराजुद्दौला के बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया और इनका विवाद आगे बढ़ता गया। तो जानते हैं कि दस्तक क्या है। तो दस्तक एक प्रमाण पत्र है जिसे अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख कंपनी के सामान के संबंध में देता था। अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख जो था वो अंग्रेजी यानी कंपनी के सामान के संबंध में वो दस्तक दिया करता था। दस्तक एक प्रमाण पत्र था जो कि
1717 ईस्वी में फर्रुखसियार के फरमान के तहत लागू किया गया था। फर्रुखसियार के फरमान के तहत लागू किया गया था, जिसके तहत कंपनी जो है वो बिना टैक्स के, यानी कि बिना टैक्स के वो क्या कर सकती थी कि व्यापार कर सकती थी। कंपनी बिना टैक्स के व्यापार कर सकती थी केवल इस दस्तक के भरोसे। तो उस दस्तक का दुरुपयोग होने लगा। क्यों दुरुपयोग होने लगा? क्योंकि उस पर कलकत्ते के अंग्रेजी प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर भी होता था। उस पर कलकत्ता के अंग्रेजी प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर भी होता था दस्तक पर। और उसका दुरुपयोग इसलिए होने लगा क्योंकि कंपनी को छोड़ करके अन्य लोग भी जो व्यापार करने के लिए भारत में आते थे ब्रिटेन के, उन लोगों को भी इन कंपनियों के अधिकारियों द्वारा क्या किया जाता था कि दस्तक पत्र दे करके और दुरुपयोग उसका करके और उन्हें भी टैक्स फ्री व्यापार यहाँ से करवाया जाता था। यानी कि जिन लोगों से गवर्नमेंट को टैक्स मिल सकता है तो उस दस्तक के वजह से उन लोगों को भी टैक्स नहीं मिल पाता था, उन लोगों का भी टैक्स नहीं मिल पाता था। और इसका दुरुपयोग कौन करवा रहा था? तो इसका दुरुपयोग जो है वो अंग्रेज करवा रहे थे। कौन करा रहा था? अंग्रेज करवा रहे थे इसका दुरुपयोग। जैसे कि मान लो कि मैं अंग्रेज और मुझे दस्तक प्रमाण पत्र मिला कि हाँ मैं व्यापार कर सकूं, लेकिन मैंने क्या किया कि मेरे यहाँ के और भी जो अंग्रेज आए उन्हें भी इसकी कॉपी दे दी कि चलो तुम लोग भी, ये दस्तक तुम्हारे पास में रहेगा तो तुमसे कोई टैक्स नहीं मांगेगा। तो इस तरह से दस्तक प्रमाण पत्र का क्या होने लगा? दुरुपयोग होने लगा। और इस कारण से क्या हुआ कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में विवाद हो गया। हम लोग देखेंगे कि काल कोठरी या फिर ब्लैक होल की जो घटना है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो काल कोठरी या फिर ब्लैक होल की जो घटना है वो जून 1756 ईस्वी में हुई है। कब हुई? तो जून 1756 ईस्वी में हुई। इसको हम लोग देखते हैं कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला ने क्या किया? कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और वहां से 146 अंग्रेज बंदियों को ला करके एक छोटे से कमरे में, यानी एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। बंद करने के बाद अगले दिन देखा गया तो मात्र 23 लोग ही उसमें बचे थे, बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी थी। बाकी सभी अंग्रेजी सैनिकों की मृत्यु हो चुकी थी वहां पर। बाकी कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं बचा था, मात्र 23 ही अंग्रेज सैनिक वहां पर बचे थे। तो इसके बाद देखते हैं कि इससे तो अब अंग्रेज का दिमाग एकदम गर्म हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा उन लोगों का दिमाग। तब आगे देखते हैं कि कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए, यानी कि कलकत्ता पर तो सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया है, तो कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अंग्रेज जो है मद्रास से अपनी सेना को भेज रहे हैं। तो मद्रास से अपनी सेना को भेज रहे हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि स्थल मार्ग से क्लाइव को भेजा और समुद्री मार्ग से एडमिरल वाटसन को भेजा गया। सेना थल मार्ग से भी आई और समुद्री मार्ग से भी आई। तो सेना का जो प्रमुख था वो थल मार्ग से क्लाइव था और स्थल मार्ग से थल मार्ग से क्लाइव था और समुद्री मार्ग से एडमिरल वाटसन था। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ कि कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया। अब कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, लेकिन अब अंग्रेजों को लगा कि अरे बाबा, यहाँ पर तो लग रहा है कि अब लोगों के दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है कि अंग्रेज कमजोर हो गए हैं। तभी तो कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया। तो ये लोग अब इस टाइप का अपना मंशा बना करके क्या करने लगे कि बोले कि चलो अब क्या करते हैं कि कुछ और करते हैं यहाँ पर, जिससे अपना दबदबा यहाँ पर बना रहे। तो उन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अब अधिकार कर लिया। चंद्रनगर जो कि फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र था, उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। चंद्रनगर पर अधिकार करने के बाद अब क्या हुआ कि उन लोगों ने फ्रांसीसियों का दमन किया। फ्रांसीसी जब उसके लिए आगे आए तो उन लोगों का दमन कर दिया और सिराजुद्दौला के विरुद्ध में षड्यंत्र करने लगे। सिराजुद्दौला के विरुद्ध में षड्यंत्र करने लगे क्योंकि अब उन लोगों को ये चीज़ लग गया था कि सिराजुद्दौला उन लोगों के लिए खतरा है। तो इसलिए अब वो लोग क्या करने लगे? इसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। और षड्यंत्र में अपने ही आदमी होते हैं जो कि फंसा देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि षड्यंत्रकर्ता में मीर जाफर, जगत सेठ और राय दुर्लभ, ये लोग जो थे ये प्रमुख थे। कौन कौन? तो मीर जाफर, जगत सेठ और राय दुर्लभ जो थे वो क्या थे? प्रमुख थे। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे तो प्लासी का युद्ध सामने निकल करके आएगा।
जो कि इस षड्यंत्र का परिणाम था। पर देखेंगे कि षड्यंत्र रचने वाले तो षड्यंत्र रचने लगे, लेकिन अब उसके बाद युद्ध का बहाना ढूंढा जाने लगा। अब युद्ध का बहाना ढूंढा जाने लगा कि किस तरह से अब युद्ध किया जाए। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि युद्ध का बहाना ढूंढा जाने लगा और बहाने में क्या मिला कि ये मिला कि नवाब ने अलीगढ़ की संधि का उल्लंघन किया है। कह दिया गया कि नवाब ने क्या किया है कि अलीगढ़ की संधि का उल्लंघन किया है। चलो भाई, नवाब ने किया है कि नहीं किया है ये नहीं पता, लेकिन ऐसा बोल दिया गया कि नवाब ने अलीगढ़ की संधि का उल्लंघन किया है, ऐसा मान लिया गया। अब इसके बाद देखा जाएगा तो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण 22 मील की दूरी पर एक पलासी नामक गांव पर दोनों तरफ की सेनाएं भिड़ी। कहां पर? तो यहाँ पर देखेंगे कि 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर पलासी नामक गांव में, इसीलिए इस युद्ध का नाम पलासी का युद्ध पड़ा। तो पलासी नामक गांव में दोनों तरफ की सेनाएं भिड़ी और उसके बाद उनमें युद्ध हुआ। युद्ध में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व जो था वो क्लाइव कर रहा था, और जो नवाब की सेना की टुकड़ी का नेतृत्व जो है वो मीर मदान और मोहनलाल कर रहे थे। कौन? तो मीर मदान और मोहनलाल कर रहे थे नवाब की सेना की टुकड़ी का नेतृत्व। अब इस युद्ध में मीर मदान और मोहनलाल तो अंत तक वफादार बने रहे, लेकिन मीर जाफर ने क्या कर दिया कि यहाँ पर दगा दे दिया, क्योंकि मीर जाफर तो षड्यंत्र में शामिल था। तो मीर जाफर की धोखेबाजी के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर सिराजुद्दौला युद्ध में हार गया। सिराजुद्दौला क्या हुआ? युद्ध में हार गया। और युद्ध के परिणाम के बाद में क्या किया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो मीर जाफर अब बंगाल का नवाब बन गया और सिराजुद्दौला जो है वो अब इसका काम जो है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर मीर जाफर जो है वो बंगाल का नया नवाब बन गया है। अब यहाँ पे देखेंगे मीर जाफर को। तो मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली पात्र था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ही वो शासक बना है तो अंग्रेजों की कठपुतली ही रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब मुर्शिदाबाद का नया नवाब जो है वो मीर जाफर बना और क्लाइव की मदद से बना। लेकिन बदले में मीर जाफर ने, जैसे कि मीर जाफर को मुर्शिदाबाद यानी बंगाल का जब नवाब बनाया गया तो बदले में मीर जाफर ने क्लाइव को 24 परगना जिले की जमींदारी दे दी और 2,00,000 पाउंड निजी रकम भी दे दी। 24 परगना जिले की जमींदारी और 2,00,000 पाउंड की निजी रकम जो है वो किसको दे दी? तो क्लाइव को दे दी। किसने? तो मीर जाफर ने दी, क्योंकि उसने उसको राजा बनाया था। आगे देखते हैं, इसी बीच में 1759 को वेदरा का युद्ध हुआ, जो कि अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ। वेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ। उस समय बंगाल पर मीर जाफर का शासनकाल था और इसमें क्या हुआ कि डचों की हार हुई और अंग्रेज इसमें विजयी हुए। वेदरा के युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और डचों की हार हुई। 1760 यानी 1759 में हम लोग देख रहे हैं कि वेदरा का युद्ध हो रहा है। ठीक इससे एक साल बाद 1760 में क्लाइव जो है इसको इंग्लैंड वापस बुला लिया जा रहा है। तो ये वापस इंग्लैंड लौट जा रहा है और इसके जगह पर हेनरी वेनस्टार्ट ने पदभार संभाला। आगे देखते हैं कि मीर जाफर अब अंग्रेजों की मात्र कठपुतली मात्र था उनके हाथों की, तो अब ये अंग्रेजों के डिमांड को पूरा करता रहा। अंग्रेज जैसे बोलते थे वैसे करता था, जो बोलते थे वो करता था। तो इसमें क्या हुआ कि वो डिमांड को पूरा करता चला गया। जब बाद में उसे ऐसा लगा कि अब डिमांड पूरा नहीं हो सकता है, अब उसका राजकोष भी धीरे धीरे खाली ही हो रहा था, उसे लगा कि अब जब डिमांड नहीं पूरा हो सकता है तब अब अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को यहाँ से हटा दिया, बोला कि तुम हटो, और इसके दामाद मीर कासिम को 1760 ईस्वी में गद्दी पर बैठा दिया। मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। कब? तो 1760 ईस्वी में
गद्दी पर बैठाया और इस प्रकार से अब मीर जाफर का जो शासनकाल है वो समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग मीर कासिम को देखेंगे। मीर कासिम का जो शासनकाल है वो 1760 से लेके 1765 तक माना जाता है। 1760 से 1765 तक माना जाता है मीर कासिम का शासनकाल। मीर कासिम जो था तो वो कौन था, तो मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। यहाँ पर देखेंगे कि अलीवर्दी खां के बाद सबसे योग्य नवाब अगर कोई था तो वो मीर कासिम था। और इसके बाद देखेंगे कि इसने ही यानी मीर कासिम ने ही बंगाल में सूबेदारों की सत्ता को पुनः स्थापित किया। बंगाल में सूबेदार की सत्ता को पुनः स्थापित किसने किया, तो मीर कासिम ने किया। अंग्रेजों के प्रभाव से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर लेकर के गया और राजस्व प्रणाली में अनेकों सुधार किए, क्योंकि राजस्व व्यवस्था ऐसी थी कि जिसके कारण राज्य जो है वो घाटे में चल रही थी, राज्य का खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था। तो इस चीज़ों से बचने के लिए इसने राजस्व प्रणाली में अनेकों क्या किए, सुधार किए। इसी सुधार में देखा जाए तो अंग्रेजों से आंतरिक व्यापार को लेकर के क्या हुआ, मीर कासिम का विवाद हो गया। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। और क्यों हुआ, तो आंतरिक व्यापार के चलते, क्योंकि अंग्रेज जो है वो दस्तक का दुरुपयोग करते थे। इसके पहले भी हम लोग देखे कि अंग्रेज जो थे वो दस्तक का दुरुपयोग करते थे। तो अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग करते थे, इसलिए आंतरिक व्यापार को लेकर के अंग्रेजों से इनका क्या हो गया, विवाद हो गया। क्योंकि अंग्रेज अधिकारी जो थे वो दस्तक को यहाँ के जो लोकल व्यापारी थे उन लोगों को भी धन लेकर के यानी पैसे लेकर के और दस्तक बेच दिया करते थे और उसके बाद वो लोग टैक्स फ्री यहाँ पर व्यापार किया करते थे। तो इन सब से परेशान हो करके अब मीर कासिम ने 2 वर्ष के लिए सभी चुंगी को समाप्त कर दिया, यानी जितने भी टैक्स थे सबको क्या कर दिया, 2 साल के लिए समाप्त कर दिया, जिसका विरोध अंग्रेजों ने किया। और इसका विरोध अंग्रेजों ने किया और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। पुनः नवाब किसे बनाया गया, तो मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया गया। अब इसके बाद देखा जाए तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में अनेकों युद्ध हुए, जिसमें सभी में क्या हुआ, मीर कासिम पराजित होता चला गया और अंत में 1763 ईस्वी में मीर कासिम जो है वो भाग करके अवध के नवाब शुजाउद्दौला के शरण में गया और वहां पर इसके शरण में शरणार्थी बन करके रहा। अब देखते हैं कि जब मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला की यहाँ पर शरण लिया, उसके बाद की घटना को देखते हैं। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और इन्होंने अपने साथ रखा मुगल सम्राट शाह आलम को, ये एक तरफ से, और दूसरी तरफ कौन था, तो अंग्रेज था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1764 में, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ किसके किसके बीच, तो अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम में युद्ध हुआ, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। और अंग्रेज विजयी होने के बाद से अब प्लासी का जो युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में जो निर्णय लिया गया था उस पर अब पक्का मुहर लग गया कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का ही शासन होगा। तो इस प्रकार से पक्का मुहर लग गया और देखा गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र पर अब कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व हो गया। कहाँ, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों पहले एक ही में था, तो इस पर कंपनी का क्या हो गया, पूर्ण प्रभुत्व हो गया। इसके बाद देखा जाए तो जब मीर कासिम के जगह पर मीर जाफर को पुनः गद्दी पर बैठाया गया, तो इधर मीर जाफर ने वो सारी सुविधाएं अंग्रेजों को प्रदान की जो कि मीर कासिम प्रदान करने से इनकार कर रहा था। वो सभी सुविधाएं मीर जाफर ने अंग्रेजों को दी। 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो जाने के बाद से इसके पुत्र निजामुद्दौला को क्या किया गया, बंगाल का नवाब बनाया गया
और अंग्रेजों के शरण में बनने वाला ये पहला बंगाल का नवाब था। तो अंग्रेजों की शरण में बनने वाला पहला बंगाल का नवाब कौन था? तो निजामुद्दौला था। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्लाइव जो है वो दोबारा अब भारत आ रहा है। तो दोबारा क्लाइव भारत कब आया? तो 1765 ईस्वी में दोबारा क्लाइव भारत आया दूसरी बार। तो ये दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन करके वापस आया, और जब दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन के 1765 ईस्वी में आया तो 1764 में क्या हुई थी? तो बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 1765 ईस्वी में 16 अगस्त 1765 को इसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में क्लाइव ने क्या किया? एक संधि की, जिस संधि को इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से जाना जाता है। यही संधि फिर अगस्त में ही क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में की। इसे इलाहाबाद की द्वितीय संधि के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम इलाहाबाद की प्रथम संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुई थी, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है वो किसके बीच में? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में हुई थी। इस संधि के तहत क्या हुआ इसको देखते हैं। तो इस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी सौंप दी गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसे सौंप दी गई? तो कंपनी को सौंप दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी अब इसमें व्यापार करेगी, दीवानी उसे मिल गई। इसके बाद से मुगल बादशाह को अब पेंशन देने की बात आ गई कि मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए का सालाना पेंशन दिया जाएगा, यानी साल में 26 लाख रुपए मुगल बादशाह को दिया जाएगा। और इसके बदले में अब मुगल बादशाह क्या, हम लोग पढ़े थे कि अब जो शासन प्रशासन है वो सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक ही सिमट करके रह गया था शाह आलम द्वितीय का। तो उसी प्रकार अब देखा जाएगा कि इसे पेंशन मिलने लगा 26 लाख रुपए सालाना। इसके बाद हुआ ये कि अवध जो है वो शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, तो अवध जो है वो शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया, और अवध की रक्षा का भार अब अंग्रेजों ने लिया। अंग्रेज बोले कि अब अवध की रक्षा हम करेंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और बदले में अवध के वजीर ने ये आश्वासन दिया कि युद्ध के समय सेना का जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा कौन देगा? तो अवध के नवाब देंगे। तो इस प्रकार से इस संधि के परिणाम सामने देखने को मिले। अब हम लोग देखेंगे बंगाल में द्वैत शासन को। तो द्वैत शासन को बंगाल में देखते हैं कि क्या। तो बंगाल में द्वैत शासन 1765 में आया। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन आया, और द्वैत शासक का जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। लियोनिस कार्टिस को द्वैत शासक का जनक माना जाता है। द्वैत शासन किसे कहा गया? तो कंपनी का शासन और नवाब का शासन, यानी दोनों शासन हो, कंपनी का शासन और नवाब का शासन, दोनों प्रशासन एक साथ हो, ऐसी प्रशासन की व्यवस्था को द्वैत शासन कहा गया। जहां पर दो तरह का शासन हो, कंपनी का भी हो और नवाब का भी हो, तो उसे द्वैत शासन कहा गया। इस शासन में नवाब जो था वो मात्र छाया मात्र था, वास्तविक शक्ति जो थी वो कंपनी के हाथों में थी। इसलिए कंपनी जो भी दीवानी कार्य करना होता था उसका संपादन कौन करता था? तो कंपनी करती थी। वास्तविक सत्ता कंपनी के हाथों में, इसलिए दीवानी प्रशासन के जो कार्य होते थे वो सब कौन करता था? तो वो सब कंपनी ही करती थी। नवाब मात्र वहां पे छाया मात्र था, नाम के लिए ही नवाब था। इसके आगे देखेंगे कि कंपनी ने कर संग्रह करने के लिए दो उप दीवानों को नियुक्त किया था। कर संग्रह के लिए 2 उप दीवानों को नियुक्त किया था। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि बंगाल में मोहम्मद रजा खां को, जो कि उप निजाम का भी काम करता था। बंगाल में मोहम्मद रजा खां उप निजाम का भी काम करता था। और बिहार में राजा सिताब राय को इसने क्या किया था? तो कर संग्रह करने के लिए कंपनी ने रखा था। तो 2 उप दीवानों को रखा था। तो पहला कौन सा? बंगाल और दूसरा बिहार। बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में राजा सिताब राय। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल वाला भी पूछ सकता है और बिहार वाला भी पूछ सकता है। ये एकदम क्वेश्चन पूछा गया है और इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि आएगा ही, ठीक है।
इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि उप निजाम का काम कौन करता था। तो उप निजाम का काम मोहम्मद रजा खां करता था। ये क्वेश्चन तो देखा गया था, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि क्वेश्चन क्या था कि बंगाल इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बाद से उप निजाम किसे बनाया गया था। तो उप निजाम मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इसके आगे देखते हैं कि द्वैध शासन जो है वो 1765 से 1772 तक चला। 1765 से लेके 1772 तक द्वैध शासन चला। द्वैध शासन में हम लोग देखेंगे कि इसका अंत जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। द्वैध शासन का अंत किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। ये भी क्वेश्चन एकदम आने वाला ही क्वेश्चन है कि द्वैध शासन का अंत किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और द्वैध शासन का जनक कौन है? तो लियोनिस कॉर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। तो द्वैध शासन का अंत करके वॉरेन हेस्टिंग्स ने राज्य का संपूर्ण प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। अब यहाँ पर नवाब जो है वो छाया मात्र के लिए भी नहीं है। सारा का सारा अब जो प्रबंधन है, संपूर्ण प्रबंधन, अब वो किसके हाथ में हो गया है? तो कंपनी के हाथों में हो गया है। तो ऐसा किसने किया था? तो ऐसा वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो इस प्रकार से हम लोग नए स्वायत्त राज्यों को देख लिए। इसमें इम्पॉर्टेंट जो हम लोग देखे तो बक्सर का युद्ध देखे, प्लासी का युद्ध देखे, उसके बाद से इसमें इलाहाबाद की संधि देखे। तो इन सब से क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।